सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। खुसूसी ट्रांसमिशन इस मुतालिक है कि कल 13 दिसंबर 2020 पीडीएम का लाहौर में ये जलसा होने जा रहा है। इस जलसे को लेकर जहां अपोजिशन भरपूर तैयारियों में है, वहीं पर हुकूमत ने इस जलसे की अब तक इजाज़त नहीं दी है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस जलसे में हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट भी नज़र नहीं आ रही है। न ही लाहौर शहर के दाखिली खारजी रास्ते हों जहाँ पर कंटेनर लगाए गए हैं, न ही लाहौर शहर की किसी अंदरूनी सड़क पर किसी किस्म की कोई रुकावट नज़र आ रही है। ग्रेटर इकबाल पार्क में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मीनार पाकिस्तान के अहाते के भी ताले तोड़कर मुस्लिम नून के रहनुमा कारकुनान और जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान पहुँच गए और तैयारियां शुरू कर दी गई। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है मीनार पाकिस्तान की, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ सवाल यहां पर यह अब बन रहा है कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया, मुज़ाकरात के हवाले से, बातचीत के हवाले से 2 दिन पहले वज़ीर आज़म की जानिब से, फिर मरियम नवाज और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी कहा गया कि हुकूमती वुज़रा इस वक्त राब्ते कर रहे हैं। तो क्या बात है, सियासी जमातें अपोजिशन में हों या हुकूमत में, जब भी एहतजाज का मामला होता है, जल्द से जुलूस का और रैलियों का सीज़न होता है, तो मुज़ाकरात के रास्ते दरवाजे खुले रखे जाते हैं। तो क्या कि अब अपोजिशन ये कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत नहीं करना चाहती है हुकूमत से, तो फिर इस वक्त अपोजिशन किस जानिब जा रही है? लाहौर का जलसा एक तरह से आखिरी जलसा और अगले लाया अमल का ऐलान कल मुतवक्के है कि वो क्या हो सकता है। अपोजिशन की जमातों में धड़ाधड़ अपने कायदीन को इस्तीफ़े जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। लाहौर के जलसे के बाद क्या कुछ कोई ख़ास होगा या नहीं, लेकिन पिछले जलसों के लिए अपोजिशन ने कुछ हासिल भी किया या नहीं, इस सूरत हाल पर भी बात होगी। और हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ, बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बाबर डोगर साहब भी, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। बाबर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। राजा साहब से आगाज़ करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली हैं। शेख साहब आपका भी शुक्रिया। राजा साहब, हुकूमत ने कोई कंटेनर नहीं लगाया लाहौर के दाखिली खारजी रास्तों पर, हुकूमत की जानिब से कोई अंदरून शहर में भी कोई रुकावटें ग्रेटर इकबाल पार्क या मीनार पाकिस्तान की जानिब आने वाले रास्तों में भी नहीं है। तो क्या हुकूमत इजाज़त दे रही है जलसे की, या हुकूमत रुकावट नहीं कर रही है? हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं अपोजिशन के आगे। क्या ये सूरत है कि अपोजिशन आ रही है, वो जलसे की तैयारियां कर रही है, आप कह रहे हैं हम इजाज़त नहीं दे रहे हैं? देखिए, इसमें बड़ी वाज़ेह से पोजीशन है कि जहाँ तक तो इजाज़त का ताल्लुक है, ये अदालत के फैसला भी मौजूद है, NCOC का फैसला मौजूद है, वजारत सेहत का फैसला मौजूद है कि 300 से ज़ायद लोग जो है उनके इज्तिमात पर पाबंदी है। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये था कि लाहौर में स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट्स के हवाले से भी कंसर्न था गवर्नमेंट का। ये तमाम कंसर्न्स हमने अपोजिशन के साथ शेयर किए और को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने जलसे की इजाज़त नहीं दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह के अदालत के फैसले में ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जहाँ हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो NCOC के फैसलों पर अमल दरामद कराए, कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद कराए, वहाँ पर अपोजिशन और आम शहरी जो हैं उनका भी ये फ़र्ज बनता है कि वो हुकूमती अहकामात जो हैं उन पर अमल करें और जो SOPs के हवाले से एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन है इस वक्त उनका जो रवैया है, ये रवैया मैं समझता हूँ किसी लिहाज से भी पॉजिटिव अप्रोच नहीं कहा जा सकता। देखिए, जलसा होता रहता है, जलसे इससे पहले भी हुए हैं, जलसे भी होते रहेंगे। न कभी जलसों से हुकूमतें गई हैं और न ये हुकूमत जलसों से खाइफ है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत ये बात अपोजिशन को बावर करा रही है कि इससे कोविड में इजाफे का खदशा है, और ये कोई ज़बानी बात नहीं है बल्कि अदाद शुमार ये बात बताते हैं कि लाहौर में कोविड के इनफेक्टिविटी जो है उसमें इजाफा हुआ है, तो यहाँ पर
हुकूमत के साथ अपोजिशन को भी एक जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए। थोड़ा सा ये कहना पड़ता है कि वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश ये है। राजेश साहब, ये तो कोविड की सूरत हाल पर तो हुकूमत जो है वो कह रही है, अपोजिशन इसको संजीदा मुल्तान में भी नहीं उन्होंने लिया और लाहौर में भी शायद वैसी संजीदगी ना नजर आए क्योंकि SOPs जलसों में तो मुमकिन नहीं होते हैं। लेकिन राजेश साहब, आज दाखिला कमेटी में जो एक बात हुई थ्रेट अलर्ट के हवाले से, तो मरियम नवाज साहिबा हों या बिलावल साहब हों, बाकी मुस्लिम लीग नून के लाहौर के खासतौर पर रहनुमा हैं, उनके हवाले से थे, तो क्या कोई सिक्योरिटी को बेहतर और मजीद किया जा रहा है? उसके हवाले से फिर पंजाब हुकूमत क्या इकदाम करे? खुदा न खास्ता कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो आप लोगों के क्या इंतजाम? देखिए, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हम हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल पूरी तरह आगाह है। गो ये एक अनलॉफुल असेंबली है और ये अपोजिशन का जो इकदाम है इसको किसी तौर भी एक, मैं समझता हूँ कि ऐसा इकदाम के तौर पर नहीं दिया जा सकता। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी के मामला का ताल्लुक है, हमने अपने तौर पर सिक्योरिटी मेजर्स करने हैं और हमने अपना सिक्योरिटी प्लान दिया है। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि इस किस्म के मामलात में जब थ्रेट्स भी मौजूद हैं और SOPs के हवाले से भी मामलात मौजूद हैं, तो एक जिम्मेदाराना अपोजिशन का रवैया सामने आना चाहिए था। लेकिन मैं ये बड़े वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि अपोजिशन के इस वक्त सोच जो है वो ये है कि अपोजिशन एक तसादम की सूरत हाल पैदा करना चाहती है जिसको गवर्नमेंट अवॉइड कर रही है। और आज ये कंटेनर ना लगना या कोई रुकावट पैदा न करना, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का एक जमहूरी रवैया है कि आपने कोई रुकावट पैदा नहीं की, वो अपना जलसा कर लें। लेकिन जलसे के बाद में या जो जिम्मेदारान है, मैं समझता हूँ जो कानून को हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई राजेश साहब अपना फर्ज भी पूरा करेगी। राजेश साहब, हमने DJ भट्ट से लेके बट कढ़ाई तक के मुकदमात हो गए, कारकुनान रहनुमाओं के खिलाफ भी मुकदमात है, तो ये मुकदमात का सिलसिला आपकी जानिब से जारी है, तो ये फिर गिरफ्तारियां और इसका भी आगाज होगा जलसे के बाद? नहीं, कतई तौर पर हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की और जो आपने दो केसेस को आपने फरमाया है जो DG के हवाले से था, नाजायज असला बरामद हुआ और सारी मीडिया ने देखा। और उसके बाद बट कढ़ाई की जो बात आप कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ने कतई तौर पर नहीं, वो फूड अथॉरिटी वालों की तरफ से जो कार्रवाई की गई है SOPs के खिलाफ वर्जी पर, वो उस तनाज़ वाले से कतई तौर पर ना कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही मैं समझता हूँ कि इस हुकूमती प्रोपेगेंडा जो है इसको बाहर किया जा सकता है। कतई तौर पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक है, राजा बिशारत साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर कानून, और बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पंजाब के वज़ीर कानून, और कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी जिनके खिलाफ अब जो SOPs क्या, लेकिन कानून पर अमल दरामद होगा जो कानून का मामला है। लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि इस वक्त लाहौर में जिसकी तवक्को की जा रही थी कि शायद मुल्तान की तरह रुकावटों और गिरफ्तारियों के सिलसिले होंगे, वो नहीं हुए हैं। कैसर अहमद शेख साहब से आगाज़ कर लेते हैं इसी बात पर। कैसर साहब, पर हुकूमत ने जमहूरी रवैया तो अपनाया है कि आपको जलसे की इजाज़त नहीं दी, लेकिन जलसे में रुकावट नहीं डाली। जलसे की इजाज़त वो कह रहे हैं इसलिए नहीं दी क्योंकि कोविड की सूरत हाल है जिस पर हम जलसे की इजाज़त आपको नहीं दे सकते। कोविड का अपोजिशन को ख्याल नहीं है, लेकिन जलसे की इजाज़त ना मिलने के बावजूद भी जलसागाह में पहुँच जाना और जलसागाह में इंतजामात करना और जलसा करना, ये तो हुकूमत के जमहूरी रवैये की तस्वीर नज़र आ रही है। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर इकबाल, ये हमारे बुनियादी शर्त जिसमें किसी शख्स को या हद को राय का करना, जलसे करना, ये बुनियादी कंडीशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसकी खिलाफवर्जी कर ही नहीं सकते। ये एक जुर्म है कि अगर उसकी हम ये बुनियादी किसी की जो क्लाज है उसको भी अगर ये डिनाई करेंगे तो ये तो फिर जमहूरियत की नफी करना है। तो ये तो लाजमी है। इन्होंने पहले करते रहे तो इनको समझ आ गई कि मुल्तान में जो कुछ इन्होंने किया वो बड़ी ज्यादती की और उससे क्या फायदा हुआ। 4 दिन हो गया जलसा और जलसा हो गया, चौक पे हो गया। माजी में असल में ऐसे जलसे ऐसी चीज़ों को माने करते रहे हैं। अगर हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में भी अटक के पुल से आगे नहीं आने दिया था KPK के जुलूस आने वालों को, तो वो भी सूरत हाल है, पकड़ धकड़ भी होती है। सर, ये तो एक हुकूमतों का एक टैक्टिक रहा है। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कुछ किया है, आपके जलसों के हवाले से आप भी करते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही करती रही है।
तो हुकूमतें तो ये करती रही हैं। मैं तो ये सवाल है कि अब की बार लाहौर में तो उन्होंने नहीं किया। फिर नहीं, हुकूमतें अगर करती रही तो उसका रिजल्ट क्या निकला है? जब भी ये चीज़ कोर्ट में जाती है तो उनके हुकूमतों के खिलाफ ही एक्शन हो जाते हैं। लाहौर में उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको समझ आ गई, मुल्तान में करके देख लिया, जब किया उसका असर क्या हुआ, उल्टा इनके खिलाफ बात गई, तो इनको उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। और ये इतना बेपनाह हजूम है अवाम का लाहौर में कि अगर ये इजाज़त नहीं देते तो इतनी बड़ा वहाँ पे मतलब फसाद होता और इसका क्या फ़ायदा, आपस में एक तसादम होता, तो उसका कोई मकसद नहीं था और ये ज़रूरी था। देखिए हम तो एक जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से अपनी बात करना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं अपने, तो इसमें गैर आईनी काम ही हम नहीं कर रहे, हम कोई ऐसा तशद्दुद की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए जलसा तो ज़रूरी था और बहुत अरसे से इसकी तैयारी हुई थी। और पंजाब का ये एक भरपूर जलसा है, हम अपने चंडियोट से एक बहुत बड़ा वफद जलसे के लिए भेज रहे हैं, तो हर जगह से, पंजाब से और इवन दूसरे सूबों से भी लोग आ रहे हैं जी। और जलसे का हुसूल क्या होगा और सर अगला मामलात क्या होंगे, इस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन वहाँ की सूरत हाल, फिर बाबर डोगर साहब से, नज़ीर लगारी साहब से तज्जिया भी लेंगे और लाहौर का टेम्परेचर कैसा है इस पर भी बात करेंगे, सियासी टेम्परेचर की बात करें। लेकिन इस वक्त मीनार पाकिस्तान से जाबिर वकास हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, हमारे मुइन ज़ुबैर, माफ़ कीजिएगा, मुइन ज़ुबैर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। मुइन, क्या सूरत हाल है? रात कोई 11:15 साढ़े 11 बजे का टाइम है, लाहौर का टेम्परेचर भी हम देख रहे हैं काफ़ी कम है, सूरत हाल तैयारियों की कैसी है, कारकुनान का जोश कैसा है? अच्छा, मुइन ज़ुबैर से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, सियासी दर्जा हरारत तो लाहौर में इस वक्त काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि अब जलसे का भरपूर मोमेंटम हो गया है, जो रुकावटों और जो लग रहा था कि शायद हफ्ते का दिन इसी सूरत हाल में गुजरेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब तैयारियां जलसे की हो रही हैं, लेकिन इस जलसे को लेकर हुकूमत क्या वाकई हथियार डाल के बैठी थी कि ठीक है जलसा होने दिया जाए, या हुकूमत ने किसी भी ऐसे मामले की वजह से कोई तशद्दुद की राह न अपनाई जाए उसकी वजह से इजाज़त दी है? हुकूमत कहाँ रही है स्टैंस पूरे अमल में? मुदस्सिर, जो मुल्तान में जलसा हुआ था, जिस तरह से हुकूमत ने उसको मिस हैंडल किया, जिस तरह से पंजाब की इंतज़ामिया ने उसको हैंडल किया, उस पर आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल कैबिनेट में भी उस पर उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था कि पंजाब हुकूमत मुल्तान के जलसे को बिल्कुल हैंडल करने में नाकाम हुई है और 3 दिन पहले ही जलसे का माहौल बन गया था, गर्मी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट के पास 2 रास्ते थे, या तो बिल्कुल जलसा होने ही ना दें या फिर फ्री हैंड दे दें। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इनको मुकम्मल फ्री हैंड दिया जाए। मेरी अब राजा बिशारत जिस तरह से बात कर रहे थे, मेरी काफ़ी ऑफिसर से बात हुई है, पॉलिटिकल लोगों से नहीं, ऑफिसर से बात हुई है। उनकी बातों से यही चीज़ पता चली है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड देने का इरादा रखती है। लाहौर में कोई कंटेनर नहीं लगेगा, जलसागाह में किसी को रोका नहीं जाएगा। हाँ, अलबत्ता वॉक थ्रू गेट लगाए जाएंगे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, लेकिन किसी शख्स को जलसागाह में आने से नहीं रोका जाएगा, किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी, तो उससे, और ना ही कोई गिरफ्तारी की जाएगी। जिस तरह से आज सुबह ये लग रहा था कि हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है, PMLN को भी ये खतरा था कि हो सकता है कि गवर्नमेंट आज दोपहर के बाद गिरफ्तारियाँ शुरू कर दे, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड देने का फैसला किया है। और सेकेंडली, इस जलसे के बाद गवर्नमेंट ने गिर तो नहीं जाना, अल्टीमेटली अपोजिशन ने अपना अगला लाहे अमल देना है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करके बैठी हुई है कि फिलहाल इस जलसे में इनको फ्री हैंड दिया जाए, और अगर कोई सख्ती करनी है तो उसकी स्ट्रेटजी लॉन्ग मार्च के हवाले से बनाई जाए। इस जलसे, तो ये जलसे के लिए तो बिल्कुल फ्री हैंड हो गया हुकूमत की जानिब से, इसलिए कि अब देखना है कि अपोजिशन का अगला लाया अमल क्या है। लाहौर का जलसा तो होना ही होना है, अपोजिशन ने जलसा वो कामयाब बनाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करनी है। नज़ीर लगारी साहब, आपकी जानिब आएंगे। लगारी साहब, हम ये देख रहे हैं कि जलसा, एक जलसा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें जलसे तक मामलात आ गए। अब जलसा हो जाएगा, कल के जलसे की तकारीर की, और क्योंकि रहनुमा कह रहे हैं कि कल अगले लाया अमल का ऐलान करेंगे और लाया अमल पर तमाम तर तवज्जो इस वक्त मरकूज है, आप क्या समझते हैं लाहौर के जलसे को लेकर? हुकूमत तो संजीदा उस तरह नहीं थी कि ठीक है ओपन हैंड हो गया, अगला जो लाया अमल है वो कितना हुकूमत के लिए परेशान कुन हो सकता है, और क्या स्ट्रेटजी अब हो सकती है अपोजिशन की जानिब से? क्योंकि इस्तीफे तो उन्होंने कहा कि अपनी क़यादत को जमा करवा दें।
मेरे ख्याल में दाहे अमल की एक झलकी जो है वो आ चुकी है, जो जनाब अब्दुल गफूर हैदरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया टॉक थी, और उन्होंने जिस तरह से बताया है कि जो बलूचिस्तान का पख्तून एरिया है जहाँ पर बड़ा वोट बैंक है JUI का, और जहाँ से JUI के कई अरकान हमेशा कामयाब होते रहे हैं, वहाँ से उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है और शहरों के नाम भी बताए और तारीखें भी बताई हैं और एहतजाजी मुजाहरों का बाकायदा ऐलान किया है। अब पंजाब में पार्टियां अपने अपने सतह पर भी और PDM की सतह पर भी एहतजाजी मुजाहरे करेंगी, और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी मुजाहरे होंगे, और जहाँ जहाँ जिस पार्टी का असर होगा वहाँ वहाँ पर अपने हल्का इंतखाब में या अपने ज़िले में एहतजाज करेंगी। ऐसा हो सकता है कि बहुत से अजला में जो बलूचिस्तान के हैं खुशदार है, और खुशदार के बाद दीगर आगे के अजला जो हैं कलात है, दीगर इलाकों में जो है वो BNP जलसे करे, एहतजाज करे, और उसके अलावा जो है बाज़ जलसे और एहतजाज जो है वो नेशनल पार्टी कर सकती है। इसी तरह से कई एहतजाज जो हैं बाकायदा एहतजाजी मुजाहरे जलसे ये जो हैं सिंध में होंगे, और सिंध में वफाक के ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ पर अरकान असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमें और JUI की यहाँ एक बड़ा जो है स्टेट पावर और बड़ा एक जो है माओब जो है वो सिंध में भी JUI का मौजूद है। तो JUI कमल सर यहाँ बड़े सवाल बड़ा आम यहाँ पर बनता है कि क्या एहतजाज जो है वो हड़ताल की सूरत में, एहतजाज तोड़फोड़ की सूरत में, एहतजाज किस किस्म का होगा, क्योंकि जलसे से बड़ा एहतजाज तो छोटे छोटे एहतजाज शायद उस तरह असर न कर पाएँ, फिर ये क्या हो सकता है, इसके असरात क्या होंगे, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सूरत हाल जान लेते हैं। ताज़ा तरीन मुइन ज़ुबैर से हमारा रब्ता हो गया, मीनार पाकिस्तान में वो इस वक्त मौजूद हैं। जी मुइन, क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है, कैसी तैयारियाँ हो रही हैं इस वक्त जलसागाह के लिए? जी मुदस्सिर, इस वक्त जलसागाह की सूरत हाल के हवाले से आपको बताऊं तो यहाँ पर इस वक्त मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने एक मरकज़ी स्टेज तैयार इस वक्त किया जा रहा है, और जलसागाह के इर्द गिर्द लाइटें और इसी तरह साउंड सिस्टम को नस्ब किया जा रहा है। यहाँ पर वर्कर्स, क्योंकि ये अंदरून लाहौर का इलाका है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की का काफ़ी वोट बैंक है, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वोट बैंक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो JUI फे का भी वोट बैंक इसी इलाके में मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि कल का जो शो होगा वो एक बड़ा शो तवक्का की जा रही है कि ये जमातें मिलकर करेंगी, और अगर इन जमातों की जानिब से कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर इकट्ठी नहीं की जाती तो अगर नाकाम हो जाते हैं तो एक बड़ा सवालिया निशान होगा, क्योंकि मीनार पाकिस्तान के पंडाल में पहले भी इससे कबल जो सियासी जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं वो अकेले अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से इस पंडाल को भर चुकी हैं। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अंदरून लाहौर का जो वोटर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो या JUI फे का हो, वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में कल जलसे के वक्त पहुँचेगा। और अब से कुछ ही देर पहले नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ साहिबा ने यहाँ पर जलसागाह का दौरा किया और उन्होंने इंतज़ामात का जायज़ा लिया, और साथ ही साथ कारकुनों के नाम ये पैगाम खुसूसी तौर पर दिया कि जो भी रुकावटें हों उनको अबूर करते हुए कल हर सूरत उनके जो वोटर, उनके जो चाहने वाले हैं वो इस जलसागाह पहुँचें। और अगर अब रुकावटों की बात कर लें तो लाहौर का भी इस वक्त कोई ऐसा इलाका नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर इंतज़ामिया ने किसी रुकावट को खड़ा किया हो और जो जलसे को रोकने की कोशिश की हो। यहाँ पर बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि फ्री हैंड दिया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से भी कि वो ये सियासी पावर शो का मुजाहरा कर लें, और देखते हैं कि 13 दिसंबर के बाद लाहौर की जो इंतज़ामिया है वो इस खिलाफ वर्जी पर क्या एक्शन लेती है। जी ठीक है, मुइन ज़ुबैर हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट। कुछ ही देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ भी वहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने जलसागाह की तैयारियों का भी जायज़ा लिया है, कारकुनान को पैगाम भी दिया कल के जलसे से मुतालिक। लेकिन कैसर अहमद शेख साहब, एक सवाल यहाँ पर यह बन रहा है कि हुकूमत जो है यकीनी तौर पर मामलात को आसान करने की कोशिश कर रही होती है, मज़ाकरात के भी दरवाजे खोले रखती होती है। अपोजिशन का भी ये काम है कि सियासत को बंद गली में ना ले जाया जाए, लेकिन अब जब मज़ाकरात की बात आ रही है तो ये तो बरमला कहा जा रहा है कि मज़ाकरात के लिए बात कर रहे हैं वुज़रा, लेकिन मज़ाकरात के लिए अपोजिशन तैयार नहीं हो रही है। तो क्या अपोजिशन का अल्टीमेट है कि वो किधर जाना चाह रही है? हुकूमत का खात्मा ही मुमकिन है कि खात्मा ही किया जाएगा?
किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात अब नहीं किए जाएंगे? मुदस्सर इकबाल, पाकिस्तान और इंडिया की 2 वार हुई 65 में और 71 में जी। वार के बाद टेबल पे बैठा गया। मुज़ाकरात तो एक लाजमी अमल है पॉलिटिक्स का, चाहे वो अपोजिशन और टेरी बेंचेज में हो, चाहे किसी भी इख्तलाफी मामले पे हो, तो मुज़ाकरात तो होने ही हैं। लेकिन वो मुज़ाकरात देखिए ना, वो वक्त था, एक वक्त होता है। हम शुरू से ही इनसे कहते रहे कि आप नए हैं, आप तजर्बे कर रहे हैं पाकिस्तान पे, आप की जो मौशत का हाल है आपसे नहीं संभलेगा, क्योंकि हम तो एक बड़ी अच्छी मौशत छोड़ के गए थे और इसके बिगाड़ रहे थे। तो हमने उनको कहा कि आप चार्टर ऑफ इकानमी कर लें, बैठ के मौशत को संभालें, क्योंकि बहुत दिगर यूँ कर दी है इन्होंने हालत जो है ना। एक तो केक का साइज़ 320 अरब डॉलर हम छोड़ के गए थे, वो 280 अरब डॉलर हो गया। और फिर वो छोटे साइज़ जो था केक का, उसका भी ज़्यादा पोर्शन जो है वो अमीर ताजिर, अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट और अमीर लैंडलॉर्ड ले रहा है। जो आम 21.5 करोड़ लोग हैं उनको तो बिल्कुल छोटा चंक रह गया, तो उनको हिस्सा नहीं मिल रहा। उनके लिए बेरोज़गारी, जो बदअमनी और उनकी तनख्वाहें बढ़ी नहीं हैं, उसमें इजाफा नहीं हुआ और महंगाई में बहुत बेतहाशा इजाफा हो गया। इन्होंने कोई 50% डॉलर बढ़ा दिया, फिर 13.25% इन्होंने मार्कअप रेट रख दिए, तो इन्होंने एक तबाही मचा दी। आज अदरक 1000 रुपये किलो हो गई। ये कह रहे हैं कि चीनी सस्ती हो गई, 81 हो गई। भाई चीनी इस सीज़न में तो पिछली बार 53 थी, वो चीनी अब सीजन आया है ना चीनी का, तो बात मेरी ये हो रही है कि मुल्क को जिस हालत में पहुंचा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने मुल्क का ख्याल करते हुए असल में सबसे ज़्यादा हमें अपने मुल्क अजीज़ है और अपने लोग अजीज़ हैं जो हमें इलेक्ट करते हैं। जब हम अपने इलाकों में जाते हैं तो वो हमें बाकायदा शिकायत करते हैं। फिर सर इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात वाला रास्ता आप खोले रखे हुए हैं लेकिन मुज़ाकरात कर नहीं रहे, क्योंकि अब पहले कहा जा रहा था हुकूमत की जानिब कि मुज़ाकरात जो है वो NRO है, अब अपोजिशन कह रही है कि अब न्याजी साहब NRO मांग रहे हैं, तो फिर इसका मतलब दोनों जानिब से एक तानों का सिलसिला तो है, लेकिन ये नहीं है कि किसी भी तरह से मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा सके अगले आने वाले वक्त। इन्होंने तो इज्जत नहीं की ना। देखिए ना, वज़ीर आज़म साहब पहले दिन से ललकार रहे, किसी को चोर डाकू के अलावा उनके पास मुंह में और लफ्ज़ ही नहीं है। अब मुज़ाकरात किससे किए जाए? कोई तरीकाकार होता है, यानी कोई इज्जत से बातचीत होती है। अपना मुल्क है, हमने तो एक दुश्मनी के अलावा ये मैं समझ नहीं रहा कि इनका तरीकाकार इस हुकूमत का है क्या, ये चाहते क्या है। इस तरह अकेले तो कोई भी हुकूमत नहीं कर सकता। तो जो हशर कर दिया है इन्होंने, और कोई भाई मशवरा कर ले, कोई समझ ले, कोई चीज़ इनको नहीं पता लग रहा, ये तो खुद अब कह रहे हैं कि हमें IMF के बाद जाना चाहिए। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ ले लें शेख साहब। सहर कामरान साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा आपके वक्त का। मामला ये है कि अब अपोजिशन बड़े खुलकर सामने आ गई, फ्रंट फुट पर वो खेल रही है, तो क्या फिर अब PDM ने यह फैसला कर लिया कि अब हुकूमत नहीं चलने दी जाएगी, हुकूमत का खात्मा ही होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? देखिए, PDM ने फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान को बचाना होगा। जो पाकिस्तान को के साथ हुआ है इस 2.25 साल के अरसे के अंदर, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है। आपकी महंगाई जो है वो डबल डिजिट में है, आपका GDP -4 है, आपकी बेरोजगारी जो है 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आने वालों ने बेरोजगारों की तादाद 1,37,00,000 से ज्यादा कर दी है। जो गुर्बत है, आपकी निस्फ से ज्यादा आबादी सतह गुर्बत से नीचे चली गई है। और ये हुकूमत ये है कि जब झूठ बोल बोल के गुजारा कर रही है, यानी तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा इन्होंने ले लिया, सर्कुलर डेप्थ इन्होंने बढ़ा दिया, इनको ना कोई टीम अच्छी मिली, इनको रोज माफिया नजर आते हैं। फिर ये क्या करते हैं, एक बदबूदार मौजे निकाल के दूसरे को पहनाते, दूसरे के बदबूदार मौजे निकाल के उसको पहनाते हैं। यानी आपको जो है ना, खाली यूनिफॉर्म बदलने से किसी का आप कोई तब्दीली ले आएंगे, इनकी तब्दीली सिर्फ तबाही है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो है अब जिस कर्ज में है, जिस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं, अपोजिशन पे बहुत प्रेशर है। और फिर आप ये देखें कि जमहूरियत के साथ जो इन्होंने किया है, ये मुल्क रेजेंसेस पे चल रहा है। वो वज़ीर आज़म साहब में सुन रही थी, आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। बताइए, जो शख्स कौमी सलामती के अहम मामलात में, यानी अहम तरीन मामलात में, कश्मीर का इशू हो, अपोजिशन कहे, चेयरमैन बिलावल हुसैन जरदारी कहे कि जी ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाया जाए, हुकूमत सेशन बुलाए तो उसको ये नहीं पता कि करारदाद क्या पेश करनी है,
और फिर करारदाद तैयार हो जाए तो करारदाद जब पेश हो तो वजीर आजम जो है वो गायब हो जाए। फिर गिलगित बल्तिस्तान का इशू हो तो वजीर आजम गायब, मईशत का इशू हो तो वजीर आजम गायब, फॉरेन ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हो तो उस पर। अब तो वजीर आजम कह रहे हैं ना कि पार्लियामान में आए, पार्लियामान में बात करें। अब तो वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि पार्लियामान में आए, अपोजिशन जो है बात पार्लियामान फोरम में वहां बात करें। आई एम सॉरी मुदस्सिर, मुझे कहता हुआ बुरा लगेगा, लेकिन आप ये देखें कि क्या वजीर आजम साहब ने एस्टैब्लिश नहीं कर दिया कि वो जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। यानी किससे मुज़ाकरात करें? वो शख्स जो नकलें उतारता है, वो जो शख्स जिसकी लुगत के अंदर चोर डाकू से बढ़कर नहीं है, जिनको वो चोर डाकू कहता था, चपरासी कहता था, वो उससे काबीना में शामिल करनी है। लेकिन बात यह है कि करप्शन की अगर बात होती है ना, मैं तो कहती हूँ कि आप एक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कर दें, आपके सामने करप्ट आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि करप्शन के ताने बाने कहाँ से जुड़े हैं। आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये जो कठपुतली हुकूमत है इसकी डोरियां कहाँ से हिलती हैं। आज पाकिस्तान जिस आजमाइश का शिकार है, आप यकीन कर रहे हैं कि मैं इस सोचने में मजबूर हूँ कि क्या वाकई इस तब्दीली का एजेंडा तबाही था? क्या वो जो तबाही कंटेनर से आई थी कि हुंडी से पैसा भेजो वो तबाही थी, कि बिल जला दो वो जो तबाही आई थी, कि पार्लियामेंट पे और पीडीपी पे हमला करो, क्या वो तबाही आज इक़्तिदार में आने के बाद अवाम की जानो माल की, जिंदगी की, सालमियत की, पाकिस्तान के इस्तेकाम की, कौमी यकजहती की दुश्मन उनके सामने आई है? ये बहुत मैं समझती हूँ कि सोचने की बात है। अभी इस वक्त जो है इस हुकूमत ने मजबूर किया है, ये जो कठपुतली हुकूमत से मजबूर किया है कि पीडीएम की जमातें खड़े होकर बाहर निकले और आवाज उठाएं और अवाम की आवाज में आवाज मिलाएं, क्योंकि अब तो ये पीडीएम तो अब बाहर निकल आई है, 5वां जलसा भी होने जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन इसमें मैं बाबर डोगर साहब आपसे कि ये इस सारे अमल में अपोजिशन अपनी पूरा बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिए हुआ है, तो क्या इसके बाद अब अपोजिशन कहाँ पे अपने आप को खड़ा कर रही है कि इस्तीफ़े देने की तैयारियों में हैं? आप ऑफ कैमरा इधर उधर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से तैयारी रखे हुए हैं कि तमाम पीडीएम की जमातें अल्टीमेट जो है उस पर चली जाएंगी कि जनाब इस्तीफ़े दे दिए जाएं। मुदस्सिर, फिलहाल तो पार्टी क़यादत जो है वो इनसे इस्तीफ़े इकट्ठे कर रही है, लेकिन ये इस्तीफ़े इमीडिएटली नहीं दिए जाएंगे। ये आखिरी कार्ड होगा, आखिरी पत्ता होगा, और इसका भी फैसला जब यहाँ से लाहौर से या जब लॉन्ग मार्च किया जाएगा, लॉन्ग मार्च से पहले फैसला किया जाएगा कि अगर इस्तीफ़े देने हैं तो कब देने हैं। फ़िलहाल ये सिर्फ एक सिंबॉलिक चीज़ है कि जनाब सारे जो MNAs हैं उनसे इस्तीफ़े ले लिए जाएं, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो अभी शेख साहब ये जो बात कर रहे थे, कैसर शेख साहब, कि अल्टीमेटली जंग के बाद भी बात डायलॉग से ही होती है। PMLN में शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए। शेख ख्वाजा आसिफ साहब वो भी ये कह चुके हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए। लेकिन मरियम का ये स्टांस है, उनका ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई डायलॉग हो नहीं सकता। अगर डायलॉग होगा तो सिर्फ अदारों के साथ होगा, वो भी हुकूमत गिराने के बाद। अब कैसर शेख साहब जो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली डायलॉग होने ही होने हैं, तो ये क्या ये सर कैसर शेख साहब भी तो ये कह रहे हैं ना कि जंग के बाद डायलॉग होंगे, यानी कि जंग में हुकूमत के खात्मे के बाद डायलॉग। बाबर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि कैसर शेख साहब भी तो यही बात कर रहे हैं कि जंग के बाद डायलॉग होते हैं, चाहे वो 65 हो, 71 हो या 2020। नहीं, वो कह रहे हैं जंग के बाद होते हैं, और फिर जंग के बाद भी तो हुकूमत खत्म होगी तो फिर वो डायलॉग कर लेंगे इदारों के साथ। नहीं, ये नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं या ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। यहाँ ये मरियम नवाज वाले डायलॉग जो सिर्फ अदारों से हो सकते हैं, हुकूमत के साथ नहीं होंगे। मैं कैसर शेख साहब से जो डायलॉग की बात कर रहे हैं वो कौन से डायलॉग हैं? यकीनी तौर पर मैं शेख साहब से भी बात करते हैं केस पे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर बड़ा अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत के लिए, उन्होंने ये कहा पार्लियामान की बालादस्ती के लिए 2014 में होने वाले धरने में अपोजिशन में होने के बावजूद वो हुकूमत के साथ रहे मियाँ नवाज शरीफ के, और अब लगारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई कदम की तरफ, यानी कि हुकूमत का खात्मा बज़ोर अवाम बज़ोर जल्द से इस तरह ये करने की मुतहम्मिल हो सकती है कि कल को बेनिफिशरी ना अपोजिशन हो पाए ना हुकूमत हो पाए, उस नहज तक मामलात चले जाएं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म का अमल कर सकती है?
मेरे ख्याल में बेनिफिशरी के बारे में सोचा नहीं गया है। बेनिफिशरी होना नहीं है। इस वक्त मसला है कि पाकिस्तान कई किस्म के बहरानों का शिकार है। पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है दुनिया के अंदर और कहीं भी पाकिस्तान की से नहीं है। अभी आज ही के रोज़ बताया गया कि इंडिया ने कोई 116 मुल्कों में अपना नेटवर्क बनाया और वहाँ पर जो है एंटी पाकिस्तान एक नैरेटिव का बाकायदा इस्टेब्लिश किया। तो इसके जवाब में हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान का जो वो झूठ बोल रहे हैं और 116 मुल्कों में बोल रहे हैं, और हम सच जो है वो 5 मुल्कों में भी 6 मुल्कों में भी सच जाकर नहीं बता सकते। और हमारे यहाँ एक्सपर्टीज़ नहीं है या उनके पास इस्तिताअत कार नहीं है। हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारी फॉरेन पॉलिसी दोनों सोए हुए हैं। सब लगारी साहब, माजरत के साथ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो पिछले 7 साल से सोई हुई नजर आई है। ना वजीर खारजा था पहले दौर में, ना इस तरह की सूरत हाल। और सर ये जो नेटवर्क है ये तो बड़े सालों से चल रहा है। हाँ, ना वो पहले था ना अब है, दोनों एक जैसे ही है। सही, जो क्रिटिकल थी बाकी तमाम हुकूमतों के बारे में, जो माजी की हुकूमतों पर क्रिटिकल थी, उसके अपने दौर में क्या हुआ है? उसके अपने दौर में पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। पाकिस्तान अरब दुनिया में किसी मुल्क के साथ इस तरह से जम कर नहीं खड़ा हुआ है कि उसकी बात सुनी जाए। पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों की एक खौफनाक किस्म की जो तकसीम का अमल शुरू हुआ था, उसमें एक पार्ट एंड पार्सल बन गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सुबकी हुई है। और यूरोप में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपकी बात कहीं और भी नहीं सुनी जा रही है। आपका कोई स्टैंड नहीं है कि कश्मीर पर आप क्या करेंगे, आपका कोई स्टैंड नहीं है कि फलस्तीन के मतलब की क्या पोजीशन है, आपका कोई स्टैंड नहीं है कि ईरान के और अरब दुनिया के तनाज़े में आप कहां पर खड़े हुए हैं, आपका कोई स्टैंड नहीं है कि बाकी जो इस्लामी दुनिया में तकसीम है उस पर आप क्या कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो अब हमारी वो सूरत हाल है। एक जमाने में ये सूरत हाल हुआ करती थी कि पाकिस्तान लीड करता था इस्लामी दुनिया को, पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड को लीड करता था और पाकिस्तान आगे जाकर बात करता था। आज ये सूरत हाल है, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम चल कर जाते हैं तब भी हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अंदरूनी मुल्क हालात बहुत ख़राब हैं। लोग जो हैं, जिस तरह से अभी भी बताया जा रहा था कि गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके आपकी आधी से ज़्यादा आबादी, यहाँ आधी से ज़्यादा आबादी को खाने के लिए 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। तो हम कहाँ कहें? एक बड़ा क्राइसिस है जो आईनी है, वो जिस तरह से ये बढ़ रहा है और एक मुझे बहुत से हालात खतरनाक जा रहे हैं। अभी जो JUI ने ऐलान किया, अगर ये ऐलान और आगे बढ़ता है, सारी पार्टियां अपने इस ऐलान की तरफ जाती हैं और बड़ी हलचल होती है और स्ट्रीट्स जो हैं भरी जाती हैं और सड़कों पर गलियों में लोग आ जाते हैं, तो फिर इस हुकूमत को सूरत हाल संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो अब हुकूमत के लिए बहरहाल चैलेंज होगा। अगर वाकई अपोजिशन ये तमाम तरह अमल कर लेती है कि इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला शुरू होता है तो, लेकिन अपोजिशन का एक ही मामला है कि हुकूमत का खात्मा हो। शेख साहब, एक तो सवाल बाबर डोगर साहब का कि सर आप नेशनल डायलॉग के बात कर रहे हैं या आप जंग के बाद के डायलॉग की बात करें? जैसे मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अब मज़ाकरात हुकूमत से तो होंगे ही नहीं, उनको इदारों से मज़ाकरात करना है। अगर वो होंगे और वो भी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद, तो हुकूमत के ख़ात्मे के बाद के मज़ाकरात तक पहुँचने का सफ़र तो बड़ा लंबा है। हुकूमत तो कह रही है बार बार, आज इमरान खान साहब ने कहा कि जल्द से जुलूसों से हुकूमत नहीं जाती है, तो जल्द से जुलूसों से आपकी हुकूमत नहीं गई, जिस पर अपोजिशन पर यह इल्ज़ाम था कि उनके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नादीदा कुव्वतें हैं जो हुकूमत का खात्मा कर सकती हैं। अब की बार तो अपोजिशन कह रही है कि वो हुकूमत के साथ ताकतें हैं, फिर किस तरह से ख़त्म कर लेंगे आप हुकूमत? तो सर इकबाल, मैं उस पर आता हूँ। पहले तो ये समझ लिया जाए ना कि इस वक्त 8 मुल्क के सार्क कंट्रीज में सबसे कम डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रही है। जो हमारे यहाँ ग्रोथ है सबसे कम है, हमारे यहाँ महंगाई सबसे ज़्यादा हो रही है। अब हम छोड़ के गए थे 5.8, 1952 के बाद पहली बार ये माइनस चली गई और लोग इंतहाई परेशान हैं, नागुफ्ता बेहालत है, क्योंकि इनका तजर्बा नहीं था, इनको नाअहल थे, इन्होंने कोई किसी किस्म का होमवर्क नहीं किया था। बहरहाल इसको छोड़ते हुए अब बात सिर्फ ये हो रही है कि ये सिर्फ ये बार बार कहते हैं ना कि अफवाज जो हैं, जो इदारे हैं, वो इनके साथ एक पेज में हैं। मैं ये कहता हूँ सबसे ज़्यादा हिट तो वो हुए हैं। हम छोड़ के गए थे जब उनको हमारे वक्त में, यानी 2018 में हम दे रहे थे डिफेंस के लिए फौजों को, फौज ही नजरियाती हमारी सरहदों की हिफाजत कर सकते हैं।
उनके लिए हमारा उस वक्त 11 अरब डॉलर था, जो कि अब घट के 10 अरब डॉलर हो गया इस वक्त। शेख साहब, मुझे कता कलामी की माफ़ी में चाहूँगा, यहाँ पर मुझे आपको रोकना होगा। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कल 13 दिसंबर को जिस जलसे के इनेकाद को नामुमकिन कहा जा रहा था, इस वक्त बात कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब से। जी शेख साहब, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। सर, मैं ये कह रहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स, उसमें तमाम सियासी पार्टियां भी हैं जिनकी अपनी जगह पे अहमियत है, और तमाम इदारे भी हैं जिनके बगैर ये डायलॉग नहीं हो सकता। ये हमारा अगर मुल्क हमने बचाना है, जो कि लाजमी बचाना है, हम मुल्क को बहुत नीचे ले गए हैं और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी और पोटेंशियल है आगे जाने का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द सारी पार्टियां मिलके इख्तलाफात मुल्क के लिए और लोगों के लिए, क्योंकि कोविड-18 जो है वो कोविड-19 से बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ज़्यादा उसने नुकसान पहुँचाया है। और अगर ये हुकूमत सर, शेख साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि उन इदारों के साथ किस तरह से बात कर सकते हैं जिन इदारों पर मुस्लिम नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर नाम लेकर जिम्मेदार उनको सारी सूरत हाल का ठहराते हैं, उन्हीं इदारों के साथ फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? देखिए, ये बात तो होती है, उसमें कोई शक नहीं। उनका मियां नवाज शरीफ साहब के पास पूरे सबूत है, वो कहते हैं, और जो कुछ हमने खुद देखा, जिस तरह इलेक्शन हुआ, वो सब अब मैं समझता हूँ बार बार उसको रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो कुछ इलेक्शन में हुआ वाज़ेह है कि बिल्कुल मैनिपुलेटेड इलेक्शन थे और उसमें धांधलियाँ हुई, और एक जायज़ तौर पे हम समझते हैं, मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि हमारी मुस्लिम लीग की हुकूमत होनी चाहिए थी, जो उसको रोका गया। तो लेकिन उसके बावजूद मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि बड़ी बड़ी जंगें होती हैं, जंग से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं होती ना। ये 47 में जो कुछ हुआ, उसके बाद भी मुज़ाकरात हुए हर जगह दुनिया में। कई बड़े से बड़े मुल्क भी आपस में इस वक्त टसल चल रही है, चाइना की और अमेरिका की, तो उनके बावजूद उनके पास आपस में मुज़ाकरात ही होने। तो ये तो तमाम इदारों के साथ जिनका स्टेक है, जिनकी अहमियत है, जो कि यहाँ पे पावरफुल हल्के हैं, उनके साथ लाजमी मुज़ाकरात के बगैर हमारा मुल्क जो है इस वक्त बड़ी लोग तकलीफ में हैं। और चलेंगे सर, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। स्टेक होल्डर्स हो, हुकूमत हो, अपोजिशन, तमाम लोग जो हैं, वो इदारे हों, वो मुज़ाकरात की जानिब जाएँ, क्योंकि मुल्क को इस वक्त जो है ऐसी सूरत हाल में, आइनी बहरान की सूरत हाल में नहीं ले जाया जा सकता। तो सार कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सूबे में हुकूमत है और आपकी मेजॉरिटी, मतलब वो सिंगल हैंडेडली आपने हुकूमत इस सूबे में बनाई है, तो इस सूबे के भी वज़ीर आला ने गुज़श्ता रोज़ ये बात की कि हम तो इस्तीफ़ा अपनी जेब में लेकर चल रहे हैं, पार्टी क़यादत कहेगी तो इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे। अब ये इस्तीफ़े तक जाना किसी हुकूमत में ख़ासा एक मुश्किल काम होता है, तो क्या आइनी बहरान या किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नहज पर पहुँच गई है कि असम्बलियाँ तोड़ने या इस्तीफ़े देना या यहाँ मामलात, या इसको तीसरा या चौथे ऑप्शन के तौर पर, जैसे लगारी साहब फरमा रहे थे, उस ऑप्शन के तौर पर रखा गया है? देखिए, जैसे मुझे आप 1 मिनट दे, मैं थोड़ा सा खारजा पॉलिसी पे बात करना चाह रही हूँ जी, कि पीपल्स पार्टी के दौर में आप ये देखें कि जिस ऐसे तरीके से सीरिया के इशू पे साबिक सदर आतिफ अली जरदारी ने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अटेंड भी की और पाकिस्तान का वकार भी रखा और एक हम आहंगी भी रखी। फिर उसी तरीके से आप चाइना के साथ देखें कि गवादर पोर्ट दिया, रशिया के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल किए, EU से जो है वो GSP प्लस स्टेटस दिया। एक बहुत, मैं समझती हूँ कि एक करीबी किरदार था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खारजा रिलेशन को मुस्तहकम करवाया। सूबे की तो मैं आपसे कहूँगी कि सूबे की हुकूमत अहम है, मुल्क की सालमियत उससे ज्यादा अहम है, अवाम की मुश्किलात उससे ज्यादा अहम है। देखिए, बात यह है कि सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, हम जब भी इलेक्शन में जाएंगे वी विल विन आवर सीट, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये बताएं कि जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की जो एक मैं समझती हूँ सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है, अखलाकियात तबाह है, कौमी यकजहती तबाह है। हमने तमाम मुश्किल वक्तों में देखा, जब भी पाकिस्तान पे किसी किस्म की आजमाइश आई, हमने देखा कि कौम इकट्ठी है, चाहे वो सैलाब बारिशें हुआ हो, चाहे वो APS पे हमले की बात हो, चाहे वो सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद जो है एक नरेटिव देना हो पार्लियामेंट से। हमने देखा कि जो है वो पूरी जो है वो कौम इकट्ठी थी, और ये भी एक मैं समझती हूँ सहरा जाता है कि तमाम तर मुखालिफत और अपोजिशन के बावजूद
ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के अंदर 18वीं तरमीम और जो सलाला चेक पोस्ट के हमले के बाद जो करारदाद है वो मुतफ़िक़ा पास हुई पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। इसी तरीके से APS पे जब हमला हुआ तो नेशनल एक्शन प्लान के लिए वही खमांगी देखी हमने तमाम सियासी इख्तलाफात भुला के। आज हमने देखा चाहे कश्मीर का इशू है तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपनी 2.5 ईंट की मस्जिद बना के अकेले खड़े हैं और वो खड़े भी नहीं हो सके। यानी एक जो है वो उनकी वो तकरीर जो मैं नहीं समझती कि उस तकरीर के अंदर वो चाहते क्या थे। पहले वो अपने आप को देखते, अपने उस इश्यूज को देखते जिनके लिए वो गए थे, उन्होंने मजीद जो है वो नए अपने डाला विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रीजनल अलाइनमेंट। तो मैं ये समझती हूँ कि कहीं पे भी हमने वो नहीं देखा कि बारिशें हो रही हैं, कोविड है, कहीं पे हमें कौमी यकजहती नजर आई हो। और आज मईशत की बात की अपोजिशन ने नहीं कहा कि हम मिटा के मईशत करते हैं, कि अपोजिशन ने नहीं कहा कि इमरान खान साहब आप कदम बढ़ाएं हम आपके साथ हैं, लेकिन इनका एक अजीब किस्म के मैं समझती हूँ रवैया है। ना ये पार्लियामेंट को मुकद्दम समझते हैं, कभी ये हमला करना चाहते हैं सिंध पे, कभी अस्पतालों पे, कभी जजीरों पे, कभी जो है वो गवर्नर राज की बात करते हैं। मुझे लगता है कि एक इंतशार का शिकार है ये हुकूमत सोच पे भी, और अपने से पाकिस्तान को आज इतनी बड़ी आजमाइश पे खड़ा कर दिया है। और ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, अपोजिशन पार्टी के लिए आसान नहीं था कि इतना बड़ा फैसला करे। हम वो पार्टीज हैं जो कि इस बात पे स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि एक जो भी हुकूमत आई है उसको तसल्सल के साथ अपनी मियाद पूरी करनी चाहिए। मगर आप ये बताएं जो समय साल हो गया, 2.5 साल में हो गया, उसको आगे आप कैसे मजीद देखना चाहते हैं कि अब मंत्री से नीचे किधर जाएगी कर्जों के बाद। अब तो आप ये देखें कि वो जा रहे हैं मिनिस्ट्रीज के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर कि हम तनख्वाही नहीं दे सकते। देखिए जहाँ पे ये वक्त आ जाए, आप मुल्क को दिवालिया होने पे ले आए हैं, अब भी क्या हम खामोश रहे या अब हम आगे बढ़ के पाकिस्तान को संभालें? लेकिन खान साहब काम हो रहे हैं, रोजगार के मौके। खान साहब मुल्क जो है वो बेहतरी की जानिब जा रहा है, थोड़ा सा वक्त है, कोविड की सूरत हाल है, तो खान साहब ने कहा चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आज भी उन्होंने चीनी की कीमत के हवाले से माशाल्लाह 81-82 रुपए पर उन्होंने बताया कि वो हो रही है। लेकिन बाबर साहब यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये है, पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब हुकूमत में हैं, वो कह रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट वगैरह ये वो सारा कुछ शुरू कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम नून का गढ़ है लाहौर। इस लाहौर के अंदर क्या वो वाकई मोमेंटम है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के जलसे को, PDM की इस तहरीक को वो कुव्वत दे सके? क्योंकि लाहौर के जलसे के हवाले से, लाहौर की तहरीकों के हवाले से कहा जाता है कि लाहौर जब उठता है तो फिर वो आगे लेकर चलता है, जैसे कि इमरान खान साहब का जलसा था। तो वाकई वो मोमेंटम लाहौरियों के अंदर भी है जो हमें नज़र माजी में आता रहा है? मुदस्सिर, ये PMLN पिछले 20 साल में पहली दफ़ा मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने जा रही है। 2018 का इलेक्शन हो, 13 का हो, 8 का हो, अभी तक PMLN ने मीनारे पाकिस्तान में कोई जलसा नहीं किया। तो और सेकेंडली लाहौर की 14 सीटों में से 11 सीटें PMLN के पास हैं। लाहौर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर PMLN का गढ़ है, लाहौर PMLN का किला है। लेकिन अभी तक PMLN मीनारे पाकिस्तान में कोई जलसा नहीं कर सकी। ये पिछले 20-25 साल में पहली मरतबा है कि PMLN मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने चाह रही है। दो मरियम ने यहाँ पर रैलियां निकाली हैं, PMLN के MNAs, MPAs, शाहिद बाबर डोगर साहब, 1 करोड़ 26 लाख का ये शहर है लाहौर, सिर्फ लाहौर शहर की बात करें 1 करोड़ 26 लाख। तो लेकिन ये भी कहा गया, कुछ खबरें हैं, आप तस्दीक तरदीद कीजिएगा, कि मोमेंटम वो नहीं बन पा रहा था, इसलिए मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को खुद निकलना पड़ा, यानी कि यूनियन कौंसिल सतह तक 2 बड़ी रैलियां उन्होंने की, उसके बाद कुछ सूरत हाल तब्दील हुई। क्या ऐसा ही था? मरियम, मुदस्सिर, पिछले 10 साल से लाहौर का जो कंट्रोल था वो हमजा शहबाज के हाथ में था। अब हमजा जो है वो जेल में है, शहबाज शरीफ जो है वो भी जेल में है। अब जो मोमेंटम बनाना है वो अल्टीमेटली सारी जिम्मेदारी जो है मरियम के ही कंधों पर है, और ये मरियम के लिए बहुत बड़ा इम्तहान भी है कि ऐसी सूरत में जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों जेल में, उनकी गैर मौजूदगी में अगर वो एक बड़ा जलसा कर लेती हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और ये एक बड़ा इम्तहान होगा। बड़ा अहम पॉइंट बाबर साहब आपने कहा, कंट्रोल है मरियम साहिबा का बहुत बड़ा इम्तहान होगा अगर वाकई जो मीनारे पाकिस्तान का जलसा है, 20 साल बाद मीनारे पाकिस्तान के जलसा पाकिस्तान मुस्लिम नून करे और वो भर ले PDM के साथ मिलकर, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं आखिर में लगारी साहब, अल्टीमेट जो है वो आगे जा रही है PDM, और बड़ी तेज़ी के साथ जो तवक्को की जा रही थी कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी
इस्तीफ़ों पर नहीं आएगी। उन्होंने भी अपने तमाम रहनुमाओं से इस्तीफ़े मांग लिए हैं। अब ये जो पूरी अगली गेम है उसमें एग्रेसिवली, आज बिलावल भुट्टो साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने बाकायदा इदारों के हवाले से भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पुश्त पनाही इस हुकूमत की छोड़ दे। ये जो एग्रेसिवली मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब, दो लोग, क्या आपको पाकिस्तान की सियासत की बदलता हुआ चेहरा कि वो मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी या वो नेशनल डायलॉग वाले शहबाज शरीफ साहब, वो अगले आने वाले इस दौर में जो यानी कि PDM का है उसमें नज़र नहीं आ रहे, और पॉलिसीज बिलावल साहब और मरियम साहिबा की होंगी? देखें, पाकिस्तान में मुफाहमत की ज़रूरत कल भी थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। पाकिस्तान में बहुत कुछ ख़राब हुआ है। पाकिस्तान के मुक़्तदरा ने, पाकिस्तान के एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियन ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान इस वक्त जो है इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि एक तवील जंग लड़ी जाए, लेकिन पाकिस्तान में जो है एक वसीउल बुनियाद मुफाहमत की ज़रूरत हमेशा रहेगी। लेकिन उसके लिए इन 2.5 सालों में जो हुकूमत का किरदार रहा है वो मनफी रहा है। हुकूमत ने कभी भी कोशिश नहीं की है एक कदम आगे बढ़ाने की। वो हमेशा जो है वो डाकू चोर की बातों से आगे नहीं बढ़ी है, और अब भी उसका नैरेटिव यही है। मैं कहता हूँ किसी भी चोर को, किसी भी डाकू को, किसी भी लुटेरे को, किसी भी 1 रुपया लूटने वाले को न छोड़ा जाए। लेकिन ये क्या बात है, जो आपके सामने बैठ रहा हो तो सुभान अल्लाह, जो कहीं और बैठा हो तो आप उसको पकड़ लें। आप अपनी सबूमती ख्याल करें, आप अपनी अदाओं पे कुछ गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो फिर शिकायत होगी। अब ये शिकायत जो है लगारी साहब वो अपोजिशन की, वो हुकूमत के लिए बड़ी सी जा रही है। अब कल के जलसे को देखकर फिर अगला फैसला भी किया जाएगा अपोजिशन की जानिब से कि क्या लाया अमल अगले मरहले में इख्तियार किया जाता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे कैसर अहमद शेख साहब, सहर कामरान साहिबा, बाबर डोगर साहब और नज़ीर लगारी साहब। आप चारों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।